तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी और इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हरियाणा बोर्ड के लिए, यानी हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको रिटर्न में मिल जाएंगे, लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और हाँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी नहीं खींचेंगे हम, इसके कई सारे पार्ट है। सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं जो 2021 के एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं, सिर्फ 2021 के लिए। और जो बाकी के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई सीबीएसई से है या कोई दूसरे बोर्ड से है, तो उनको मैं बता देता हूँ कि इनमें से मोस्टली आपको ये मान के चलो 50% क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, और एचबीएससी वालों को तो 80 to 90% क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या आ रहा है। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज कंबस्टन। कंबस्टन क्या होता है? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू कीप ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एंड हीट यानी कि गर्मी बाहर निकलती है। समझ रहे हो ना? मतलब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके गर्मी बाहर निकालता है, उसको हम बोलते हैं कंबस्टन। एग्जाम्पल के लिए मोमबत्ती का जलाना, उसमें मोमबत्ती हो गया सब्सटेंस, और उसमें जो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी वो तो अपने आप ही मिल जाएगी, हम तो डालते नहीं है, और उसमें से आपको हीट बाहर निकलती है, उस प्रोसेस को हम कंबस्टन बोलते हैं। व्हाट इज फ्यूल? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऊपर वाला भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि सर हमें तो बस मेन मेन बता दो कि हाँ इस चैप्टर में से ये आता ही आता है, तो वो भी बता दूंगा मैं साथ के साथ अगर कोई होगा तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? जो चीज कंबस्टन कराएगी, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन इज नोन एज फ्यूल। मतलब जैसे पेट्रोल है, जो सब्सटेंस जल जाएगा उसको हम फ्यूल बोलते हैं। यहाँ पे हमने जाना ना, अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, उसको कंबस्टन बोलते हैं। लेकिन जो चीज कंबस्टन, जो सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है, ये आग तो पकड़ रहा है, अब लोहे को ऑक्सीजन दे दो आप, तो क्या कंबस्टन होगा? नहीं होगा ना। तो कंबस्टन के लिए भी एक पार्टिकुलर सब्सटेंस चाहिए होता है, और वो सब्सटेंस कहलाता है फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इग्नियस टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेज फायर इट्स कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। यानी वो कम से कम तापमान जिस पे कोई पदार्थ सब्सटेंस जो है जलना शुरू करता है, आग पकड़ लेता है, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। उसका सबसे कम पदार्थ मतलब तापमान वाला कि हाँ इतने पे ये जल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब ये क्वेश्चन देखो, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? द सब्सटेंस दैट हैज वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। यानी कि जो जल्दी से आग पकड़ लेता है, जिसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? इनफ्लेमेबल है। थोड़ी सी आग दिखा दो, थोड़ा सा हीट करो, तभी आग में आग लग जाती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंबस्टन ऑक्योर्स। कितने टाइप का कंबस्टन होता है? मेनली हमने पढ़ा है 3 टाइप का, रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, और एक होता है एक्सप्लोजन। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर पढ़ लेना। बाकी हाँ, इन्हीं में से इस टाइप का पूछे हुए एटमैक्स ये, और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, इस चैप्टर में हर बार आता है और बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर आता है, बिल्कुल से याद रखना। अब इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन देंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडल फ्लेम, बस डायग्राम बनाना है आपको, या फिर पूछ लेंगे व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल, उसमें भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन का जो फीलिंग लो आप, तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला पूछे या ये वाला पूछे, या घुमा दे थोड़ा सा और भी क्वेश्चन को, तो आएगा या तो ये 3 नंबर में आएगा, और ज्यादातर केस में मैंने देखा ये 5 नंबर में आता है, जिसके अंदर आपको जोन भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है और ये डायग्राम। अब जोन का पहले डायग्राम समझा देता हूं आपको। तो इसके अंदर क्या होता है, एक मोमबत्ती है हमारी जो जल रही है, और इसके अंदर जो मतलब क्या बोलते हैं इनको, फ्लेम्स है, लपटे हैं इसकी, फ्लेम्स नहीं है, फ्लेम ही है, अकेली है तो। और इसका जो बाहर का ये कलर देखो आप, ये ब्लू कलर का है, और ये होती है इसकी आउटर जोन, जो कि सबसे ज्यादा गर्म होती है, हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का। उसके बाद में बीच में आओगे तो येलो सा दिखेगा, रेडिश और येलो सा, तो ये होता है मॉडरेट और बीच का गर्म होता है, और ये जो है येलो कलर का हमें आमतौर पर दिखाई
देता है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो काला काला सा दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल ही ब्लैक कलर का है और ये लीस्ट हॉट सबसे कम गर्म होता है। और अगर यहाँ पे इसी डायग्राम को देखते हुए आपको कुछ और बताऊं तो यहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि जहाँ पे जो है ना, जो फ्यूल है मतलब जो वेस्ट है उसमें से कितना निकल रहा है। अगर कोई फ्लेम है उसका कलर ब्लू है तो मतलब उसका कंप्लीट कंबस्चन हो रहा है। अगर वो रेड है तो 50-50 हो रहा है, और ये ब्लैक है इसका तो धुआं उठ रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जोन बना रखी है, ये आउटर जोन हो गई, ये मिडल जोन हो गई, ये इनर वाली बिल्कुल अंदर वाली। तो आउटर जोन, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम लुक्स इन ब्लू कलर। ऐसे बस सिंपल सी लाइन बना के लिखनी है। मिडल में जो है मिडल होता है येलो कलर का होता है, इंटर इनर मोस्ट के अंदर जो है लीस्ट हॉट पार्ट होता है और ब्लैक कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन वेपर्स होते हैं। कार्बन वेपर्स यहाँ से आते हैं, पेट्रोलियम का जो वैक्स बना हुआ है ये, तो इस वैक्स से आते हैं ये कार्बन वेपर्स, जिससे आग जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एसिड रेन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से पूछा जाता है, बट हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड रेन क्या होती है? अब पहले समझा देता हूँ क्या होता है। जो बाहर हमारा वातावरण होता है ना, तो उसके अंदर धुआं आपने कभी महसूस किया होगा, सर्दियों के टाइम में ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब अजीब सी महक आने लग जाती है, और वो जो जब बारिश होती है तो वो सारा धुआं जो भी कुछ ऊपर था वो सीधा नीचे आता है। और क्योंकि वातावरण में बहुत सारी गैसेस भरी हुई थी तो वो मिल के एसिड का रूप ले लेती हैं और एसिड के रूप में बारिश बरसती है। जो काफ़ी सारे मतलब मेटल्स हो गए या फिर कुछ मोन्यूमेंट्स हो गए, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मेटल की या फिर स्टोन्स की, तो उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। आपने केस सुना होगा ताजमहल का जो कलर है वो बदल गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एसिड रेन फैक्ट्रियाँ ज़्यादा थी और एसिड रेन होनी स्टार्ट हो गई थी, और काफ़ी डिफरेंस आ गया पहले और अब के ताजमहल में। इस वजह से वहाँ से हटाई गई फैक्ट्रियाँ। लेकिन वो अलग बात है, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एसिड रेन की। लेकिन लॉजिक बताना जरूरी है, मेरे को लॉजिक बताना बहुत पसंद है। कि आपको सुनना पसंद है? बता दो मेरे को भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर लिख रखा है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन डिजोल्व्स इन रेन वाटर। यानी बारिश के पानी में सल्फर नाइट्रोजन घुल जाती है एंड फॉर्म्स एसिड। द एसिड फॉल ऑन अर्थ सरफेस एज कॉल्ड एसिड रेन। यानी कि बारिश का जो पानी है वो प्योर होता है ना, लेकिन अब इसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन उनके ऑक्साइड घुल गए हैं, तो अब ये एसिड बन गया और रेन जो है एसिडिक हो गई है, खतरनाक हो गई है। वट इज फ्यूल एफिशिएंसी। ये फ्यूल एफिशिएंसी वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है कि आप 1 किलोग्राम जो फ्यूल है, फ्यूल का मतलब है यहाँ पे 1 किलोग्राम गैस ले लो एलपीजी की, या फिर 1 किलोग्राम पेट्रोल ले लो, 1 किलोग्राम जो भी लकड़ी ले लो, तो उनमें से कितनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कितने किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम फ्यूल एफिशिएंसी। यानी कि किलो जूल, ये जो अमाउंट है जो चल रही है वो हीट कितनी है, अपॉन में कितने किलोग्राम लिया, तो वो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी हो जाएगी। हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू स्टॉप फायर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। मतलब इसमें से इस टाइप का एक और क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा आपको, पहले समझाता हूँ। तो हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू स्टॉप फायर्स। आग को कैसे काबू कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने ये चीज देखी होगी, पानी के अंदर जो है आप लकड़ी का टुकड़ा डालो तो वो उसके ऊपर तैरने लगता है। वैसा ही होता है गैसों के अंदर भी। गैसें, कुछ गैसें भारी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं वजन में। तो जो भारी होगी वो नीचे चली जाएगी। अब लोहे का टुकड़ा डालो आप पानी में तो वो नीचे जाएगा, वो तैरेगा थोड़ी ना। तो वही बात हो रही है कि जो गैसें भारी होती है वो नीचे आती है, जो हल्की होती है वो ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे मामला ऐसा है कि जो कंबस्चन है, जो आग लगी हुई है उसको जलाने के लिए हमने पढ़ा ना, ऑक्सीजन चाहिए होती है। और ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन से भारी होती है। जब आप इसको उसके ऊपर जो है फायर करते हो तो ये भारी होने की वजह से उसके चारों तरफ फैल जाती है, जिस और ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी थी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो वो जलेगा नहीं, तो वो कंबस्चन बंद हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाई और फायर रुक जाती है। समझ गए लॉजिक? अब इनकी भाषा में भी समझा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवी गैस than oxygen, so it makes a layer around substance and cuts off the supply of oxygen. Without oxygen fire is impossible. तो ये तो हो गई बात। अब यहाँ पे मैं बोल रहा था एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको इसी टाइप का। तो ये क्वेश्चन ना देके वो क्या करेंगे, वो इसको थोड़ा घुमा देंगे। वो बोलेंगे कि जो किसी मतलब पर्सन को जो है आग लग जाए, किसी मनुष्य को या किसी भी जानवर को आग लग जाए, तो उसको जो है
जो कंबल है उसके अंदर लपेट के बाहर क्यों निकाला जाता है, मतलब उसमें लपेट के क्यों लाते हैं, तो वो इसका भी सेम रीजन है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर देता है और आग उसको लगी हुई जो आग है वो बुझ जाती है। उस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कई बार नोटिस किया है, आ जाता है एग्जाम में। सो मेरा फर्ज है बताने का। अगला क्वेश्चन देखो आप, विच जोन ऑफ द फ्लेम इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। अब ये पूछ रहे कौन सी जोन यूज की जाती है। अब हम ये थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, ये डायग्राम है। वैसे मोमबत्ती से नहीं करता, वो गैस से करता है, कोई बात नहीं। हम वो पूछ रहे हैं कौन सी फ्लेम गोल्ड को पिघलाने के लिए यूज करता है। तो अब सबसे गर्म गर्म, जितनी ज्यादा गर्म होगी उतना जल्दी काम बनेगा, है ना। तो ये वाली फ्लेम जो ऊपर है बिल्कुल, ये सबसे गर्म होती है ना, तो इसी का ये यूज करता है। कौन? फायर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। हाँ गोल्ड स्मिथ, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज यूज्ड बाय द गोल्ड स्मिथ बिकॉज द ब्लू कलर्ड आउटर जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। विद दिस हाई टेम्परेचर गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी इजीली मेल्टेड, बहुत आसानी से पिघल जाते हैं। अब देखते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, डिफोरेस्टेशन क्या होता है। डिफोरेस्टेशन मीन्स द, देखो ये बहुत आसान है, दो यहाँ से डी हटा देंगे, फोरेस्टेशन। फॉरेस्ट का पता है आपको, फॉरेस्ट जहाँ पे भी डी होता है ना उसका काम उल्टा हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता। फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का पता है जंगल, तो डिफॉरेस्ट यानी कि ना जंगल ना हो। तो वही बात आ गई कि जहाँ पे जंगल ना हो, जंगलों को साफ कर देना, हटा देना, तो उसको बोलते हैं हम डिफोरेस्टेशन। यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजेस दैट लैंड फॉर एनी अदर पर्पसेस लाइक मेकिंग बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। कुछ भी बनाना है तो वहां से जंगलों को हटा, फॉरेस्ट को हटाना पड़ता है, जिसको हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। सेम है यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन। अब डेजर्ट का आपने सुना होगा, डेजर्ट है ना, रेतीला इलाका, तो वही होता है डेजर्टिफिकेशन। देखो यहाँ पे डी था, यहाँ पे डी वैसा नहीं है, सर्टिफिकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। डेजर्ट होता है रेगिस्तान, और उसका फिकेशन मतलब वो फैल जाना, वही बात आएगी, देखते हैं। तो द सोयल हैज लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल ड्यू टू लैक ऑफ वाटर इन सम रीजन्स। कई जगहों पे पानी की कमी होती है। सच फर्टाइल लैंड कन्वर्टेड ऑल दो डोट इनटू डेजर्ट्स, दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। वहां पे मिट्टी अच्छी होती है लेकिन पानी की कमी की वजह से, सूखे की वजह से वो रेत में बदल जाती है, जिसको हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया रिजर्व फॉर द बायोडाइवर्सिटी। वहाँ पे अलग अलग प्रजातियां रहेंगी, तो वो जो पूरा इलाका है वो बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। जैसे पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, दीज प्लेसेज आर प्रोहिबिटेड फॉर कैप्चरिंग एनिमल्स। एनिमल्स के लिए सुरक्षित रखी जाती है इस जगह। दिस एरिया प्रोवाइड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे जो कंडीशन होती है उनको रहने के लिए वो चाहिए होती है, तो वो कंडीशन उनको प्रोवाइड की जाती है। व्हाट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क इज एन एरिया वेयर एंडेंजर्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर प्रोटेक्शन। देखो हमने स्पीसीज बहुत सारी पढ़ी है, अब आपके मन में ये भी उठेगा एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, एंडेंजर्ड एनिमल कौन से है। तो इसके लिए क्वेश्चन नीचे दे रखा है, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है। दो स्पीसीज दैट कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड स्पीसीज। वो प्रजातियां जो जल्द ही, वैसे है अभी फिलहाल जिंदा है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा बचेंगी, वो बहुत ही गिनी चुनी बची हुई है, 2 4 5। तो उनको जो है सुरक्षा चाहिए होती है, एक्स्ट्रा सुरक्षा, तो वो कहाँ मिलती है, नेशनल पार्क्स में मिलती है। किसको मिलती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए होते हैं ये एरियाज। अब ये तो समझ गए आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है। इसके एग्जांपल देखो, वाइल्ड बुफेलो, टाइगर, बारहसिंगा हिरन। तो वाइल्ड बुफेलो जंगली भैंसा, टाइगर, और उसके अलावा जो है बारहसिंगा, ये हिरन की प्रजाति है, तो ये खत्म होने वाली है, थोड़ी बहुत बची हुई है। टाइगर का आपने देखा होगा बहुत ही कम है, लिमिटेड बचे हुए हैं, और उनकी प्रोटेक्शन की जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ प्लांट। मतलब इकोसिस्टम का सीधा बात यह है, जो आपको अपने आसपास जो भी कुछ दिख रहा है, नहीं घरों को छोड़ के, वो नेचर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो नेचर से जुड़ा हुआ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप लोग भी, सब क्या है, इकोसिस्टम। सब कुछ इकोसिस्टम, घरों को छोड़ के, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को छोड़ के बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी होती है, जैसे आप अपने घर से बाहर निकले, आपको कुछ इंसान दिखे, कुछ जो है कुछ पेड़ दिखे, अलग अलग
प्रकार के, जैसे अमरूद का, आम का, मैंगो, गवावा, पता नहीं क्या क्या दिखा आपको। उसके अलावा कुछ कुत्ते दिखे, कुछ बिल्लियां दिखी, अलग अलग स्पीशीज दिखी जानवर की। वो सारी जो भी अलग अलग होती है, जितनी ज्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है जीवन, और डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग। आपको अलग अलग प्रकार का जीवन देखने को मिला, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। प्लांट्स की हो या एनिमल्स की, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं उस एरिया की। अब आता है फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है। ये बायोडाइवर्सिटी वाला कर लेना अच्छे से। फ्लोरा फौना, ये सिंपल सा वर्ड है। फ्लोरा जो है प्लांट्स के लिए जो शब्द होते हैं ना, हम साइंस वाले अपने आप को बहुत मतलब स्मार्ट समझते हैं। इसी वजह से क्या करते हैं हम, कि आप लोगों को रटने ना पाए। आप लोग रट लोगे कि सबको पता है भाई प्लांट्स होते हैं ये, हम क्या करते हैं थोड़ा अजीब सा नाम रख लेते हैं उनका। तो इसीलिए हमने क्या किया, प्लांट्स का नाम रख लिया फ्लोरा, और एनिमल्स का नाम जो है हमने रख लिया फोना। तो अब जो है किसी जो बाहर का बंदा आएगा कोई भी, तो उसको पता नहीं लगेगा कि हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं फ्लोरा की, भाई पता नहीं क्या ही बोल रहा है ये, और हम बात कर रहे हैं फोना की, उसको नहीं पता। लेकिन आप बात करोगे कि जानवरों की, पेड़ पौधों की, तो बोले क्या है इसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, है ना, यही बात। तो ये सीन होता है यहाँ पे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसलिए हमने अजीबो नाम रख लिए, फ्लोरा फॉर प्लांट्स, फोना फॉर एनिमल्स। अब देखो यहाँ पे, व्हाट इज एंडेमिक स्पीसीज। ये एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। मतलब एक पार्टिकुलर क्षेत्र में ही पाई जाएंगी, वो ऐसा नहीं है कहीं भी जहां मन करेगा आपका वहीं पे मिलेंगी, वो एक पार्टिकुलर एरिया में ही मिलती है हमको। एग्जाम्पल के लिए वाइल्ड मैंगो मतलब जंगली आम, वो जंगल में मिलेगा। जाइंट स्क्वेरल, गिलहरी है एक जिसकी काफी लंबी पूंछ होती है। अब आता है अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक क्या होती है? ये बुक होती है जिसके अंदर, देखो हमें खतरा किससे है, नहीं हमें खतरा नहीं है, हम खतरा किसके लिए है, एंडेंजर्ड स्पीसीज एनिमल्स की हो सकती है या फिर प्लांट्स की। जो एंडेंजर्ड है, जो खत्म होने वाली है, उन सारी का रिकॉर्ड इसमें मिलेगा रेड डाटा बुक के अंदर। हर देश अपनी, हर एक देश अपनी अलग अलग रखता है, लेकिन इंटरनेशनल भी है जिसमें सारे देशों का लिखा होता है। अब देखो माइग्रेशन क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइग्रेशन। अब आपको सर्दी लग रही है, आप बाहर बैठे हुए थे, आपको सर्दी लगी, आप क्या करोगे, सीधे कमरे में भाग जाओगे और लेट जाओगे, या फिर मतलब कमरे में तो चले जाओगे एटलीस्ट। तो आपने क्या किया, आपको ठंड लगी तो आप दूसरी जगह चले गए। वही होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन के अंदर जो क्लाइमेट है उसके चेंज की वजह से जो एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं, वो जो है एक जगह से वन प्लेस टू अनदर माइग्रेट कर देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। क्योंकि अब आप तो कमरे में चले जाओगे, उनके पास कहाँ कमरा है, वो तो जंगल में ही रहेंगे, बस अपनी जगह बदल सकते हैं। तो वो भी अपनी कोशिश करते हैं अच्छी जगह चले जाएं, सही वातावरण में अपने हिसाब से। तो उस हिसाब से वो माइग्रेट करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। व्हाट इज रिफोरेस्टेशन? हमने डिफोरेस्टेशन पढ़ा ना, जंगलों को काट देना। अब हमें अकल आ गई, हमें पता लगा कि यार जंगल तो काट देंगे, लकड़ी कहाँ से मिलेगी, और आप जो ऑक्सीजन से आग जलाओगे वो कैसे मिलेगी। तो हमने क्या किया, हमने पेड़ को लगाना शुरू कर दिया दोबारा से। रिफोरेस्टेशन वो होता है रिस्टोकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। अब हमने नए नए पेड़ उगाने की टेक्निक सीखी, जिसको हम बोलते हैं रिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट चैप्टर है, और ये इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद में हम करेंगे अगले एपिसोड में बाकी के चैप्टर्स को। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है, यहाँ पे है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये आपका चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सेल क्या होती है। सेल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और एचबीएससी के लिए बहुत ही मतलब लायक क्वेश्चन है, ये दे सकते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग बीइंग, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने जो है एक कोर्क के ऊपर इसको फाइंड किया था, जब वो माइक्रोस्कोप के मदद से देख रहा था 1665 के अंदर। अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। जो सेल है वो किसी भी लिविंग बीइंग की जो है बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे वैसे हम तो बोलते हैं ना कि एटम है, लेकिन अब एटम नहीं है। अगर एनिमल्स या फिर बर्ड इनकी बात करें लिविंग बींग्स की, तो उनके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। एक नंबर में पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है लिविंग बींग्स की, तो क्या है, सेल है। या फिर ऐसे पूछ लेंगे हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर करी, कब करी। कुछ भी क्वेश्चन है, बट हाँ 2 ही लाइनों से बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं वो, अगर पूछे ना चाहे तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज मल्टी सेलुलर? अब हमने 2 सेलुलर पढ़े हैं, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी। मल्टी का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं ना, बहुत सारे कर देते हैं उनको, 1 के 2, 2 के 5 कर देते हैं, तो वही करते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, जैसे रैट, कैट, बैट, ह्यूमन।
ये राइम मैंने बनाई थी रेड कैट बैट वाली, मजा आया ना, रेड कैट बैट ह्यूमन टाइगर। तो अब जो है ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं ये। जैसे आपका हाथ है, पैर है, नाक है, जीभ है, लेकिन सबके पास ऐसा नहीं होता। ये कुछ एनिमल्स होते हैं, मतलब लिविंग बीइंग होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर भी होते हैं, जिनकी एक ही सेल होती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, उनका कुछ नहीं होता, हाथ पैर मुंह। अमीबा का डायग्राम कभी देखना, कैसा भी बना दो, एक लाइन से बंद कर दो, बन गया बस अमीबा, क्योंकि उसका कुछ नहीं है स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्यूडोपोडिया, क्या नाम है। दोज ऑर्गेनिजम्स दैट चेंज इट्स शेप रेगुलरली एंड ड्यू टू दिस लेंथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो वेरी इज कॉल्ड स्यूकोपोडिया। जैसे अमीबा है, मतलब सीधी बात यह है, जो जानवर अपनी शक्ल सूरत बदल सके। जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया और आप जो है छिपने के लिए अपना चेहरा बदल लेते हो, वही काम करता है अमीबा। अमीबा का कोई चेहरा ही नहीं होता, उसको जैसा मन करे वैसा बना दो, हर टाइप का अमीबा आपको मिल जाएगा। वो हर 2 सेकंड में या 1 सेकंड में, मिनट में, जब मन करेगा वो अपना चेहरा बदल लेगा बिना किसी प्लास्टिक सर्जरी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज WBC। ये वाला क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट है, बट हाँ कुछ बोर्ड्स में पूछा गया है, सो मैंने अडप्ट किया इसको, क्योंकि सिलेबस कम हुआ है तो कहीं ना कहीं चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे थोड़े बहुत। तो अगला क्वेश्चन देखो अब, व्हाट इज WBC। फुल फॉर्म पूछी जाती है ज़्यादातर तो इसकी। WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स इज फाउंड इन ह्यूमंस, ओनली फाउंड। देखो हमने लिख रखा है ओनली फाउंड, ये किसी और जानवर में नहीं मिलेगी आपको, ये सिर्फ इंसानी जानवर में मिलेगी। वाइट ब्लड सेल्स इंसानों के अंदर ही मिलती है। व्हाट इज द साइज ऑफ अ सेल। सेल का साइज कितना होता है, जो हम बोल रहे हैं ना इतनी छोटी इतनी छोटी, कितनी छोटी होती है वो आखिरकार। तो ये बता रहे हैं, द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ अ सेल वो होती है 0.1 से लेके 0.5 मिलीमीटर तक की। फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। और लार्जेस्ट जो है 170 से 130 तक की होती है, जो कि ओस्ट्रिच के अंडे में, ये मतलब एक लिविंग बीइंग है ये, ओस्ट्रिच नाम का प्राणी होता है, उसके अंडे में पाई जाती है। अब आते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ अ सेल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये खुफिया तिजोरी मान लो, बताएंगे, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको इसके बारे में। सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं पहले। सेल मेम्ब्रेन, द बाउंड्री ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जैसे आपका घर बना हुआ है तो उसके चारों तरफ आप चार दीवारी तो कराओगे, मतलब उसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन दोगे, है ना, तो उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर भी ऐसा ही होता है। उसके बाद में अंदर जाओगे आप, साइटोप्लाज्म मिलेगा। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है, कमरे से बाहर, आपका जो कमरा है घर का, चार दीवारी से के अंदर, और कमरे से बाहर आपने ओपन इलाका छोड़ा अपने घूमने के लिए, उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। एक एग्जांपल के थ्रू आप याद रख सकते हो, मतलब ये बीच का होता पोर्शन जेली लाइक सब्सटेंस होता है। अब आता है न्यूक्लियस। आप कमरे के अंदर हो, घर के अंदर घुस चुके हो। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इज द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो अंदर जो भी मेन खुफिया चीजें हैं वो सारी अंदर ही है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, याद रख लोगे ना, घर से याद रख लो, अगर ऐसे याद नहीं रहता आपको कि हाँ क्या क्या है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप कौन सा कहाँ पे होता है। अब देखो सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल जो है एक एडिशनल लेयर होती है। हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा ना, बाहर की सुरक्षा देती है, लेकिन अगर आप बाहर बॉडीगार्ड रख दो तो क्या होगा, हाँ वही काम होता है। ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, क्योंकि आप लोग उनके ऊपर कुल्हाड़ियां चलाते हो, प्लांट समझ गए कि तुम लोग हमें छोड़ने वाले नहीं हो, इन्होंने अपने बॉडीगार्ड रख लिए। एक थिक एडिशनल थिक लेयर लगा लिया आउटर साइड में बाहर। सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो बाहरी परत है ना, उसके बाहर एक और मोटी परत लगा ली। सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स, तो इसको ये होती है सेल वॉल। वैसे लॉजिकली बताऊं ये तो मजे ले रहे हैं हम, लेकिन हाँ असल में बताऊं तो जो पेड़ होता है, जो पेड़ आपको दिखाई देता है ना, जो बाहर से जैसा दिखता है वो होती है उसकी सेल वॉल। जो बाहर से दिखता है आपको, जो हार्ड सरफेस दिखता है ना, वो सेल वॉल होती है। अंदर से नहीं, अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर की, जो जहां से दिख रहा है आपको, वो उसका जो है रूट दिख रहा है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज क्रोमोसोम्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और पेचीदा हो सकता है। कैसे कि क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं, है ना, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। सारे क्वेश्चन सिंपल है। क्रोमोसोम्स, आपका घर है, मैं घर को लेके क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रहेगा ये चीज। अब आपके घर में तिजोरी होगी, तिजोरी के अंदर सोना हीरा मोती तो नहीं मिलेगा, सोना तो मिल जाएगा।
तो वो सोना है बहुत ही खुफिया। वैसे ही जो है न्यूक्लियस हमने पढ़ा ना, वो खुफिया तिजोरी है अंदर, सब कुछ तो उसी के अंदर है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बहुत ही खुफिया जो है काम लेके जा रहे होते हैं। इसका मतलब है ये आपकी जो मतलब जीन्स हैं, जीन्स होते हैं, जैसे आपके गुण, आपके बाल कैसे हैं, आपकी शक्ल कैसी है, आपकी टांगे कितनी लंबी है, वो सारी जो कोडिंग है वो लेके जाते हैं आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चे तक में। इसे जो है मतलब आगे पता लगेगा। नहीं तो शेर जो है हिरन को जन्म दे देगा, हिरन जो है कुत्ते को, ऐसे नहीं होता ना। हिरन हिरन का ही बच्चा जन्म देता है। तो वो लॉजिक है यहाँ पे। वो किसी वजह से होता है, क्रोमोसोम्स की मदद से होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको। और आएगा, ये डायग्राम बनाना आता है पूरे का पूरा। इसमें क्या होता है मैं पहले समझा देता हूँ, बहुत ईजी होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस पूछ रखा है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। देखो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है, ठीक है भाई। वैक्यूल इसके भी है, इसके भी है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, इसमें भी है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है, ओनली फाउंड इन प्लांट्स। तो सेल वॉल सिर्फ कहाँ पे मिलेगी? प्लांट में। एनिमल्स के पास नहीं है। हार गए तुम एक पॉइंट से। फिर प्लांट बोला नहीं नहीं मैं हरा भी हूँ, देखो तो मैं हरा हूं ना, मेरे पत्ते हरे हैं, तुम हरे होके दिखाओ मेरे को। तो एनिमल्स हरे नहीं होते, प्लांट्स हरे होते हैं, और वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, और ये एक खास तरह का हथियार होता है जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की मदद से। आपने पढ़ा होगा ये चीज। तो सनलाइट की मदद से जो खाना बनता है वो बनता है क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से। एनिमल्स ऐसा नहीं होते, सूरज की मदद से अपना खाना नहीं बनाते, ये इन्हीं को खा जाते हैं भूखे। तो अब जो है यहाँ पे इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। 2 पॉइंट से पीछे रह गया ये। अब हमें पता लगा कि यार पेड़ तो जीत रहा है, ऐसे कैसे जीत जाएगा? ये जो न्यूक्लियस था ना दोनों का, इसका न्यूक्लियस तो ऐसे ही पड़ा था। ये बोला मुझे अपनी जो है खास, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है, खुफिया चीजें लेके जानी है मेरे को आगे। तू तो लेके जा ना जा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बढ़ा दी इसके बाहर चारों तरफ। इसकी जो है एक न्यूक्लियस के बाहर एक और मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन इसने ऐड कर दी। ये ऐड ही नहीं कर पाया क्योंकि ये चल नहीं सकता था, इसने चल मतलब टेक्निक चल दी। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, याद करवा रहा हूं मैं बस आपको। ये 3 मेजर डिफरेंस होते हैं कि प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सेल वॉल, जबकि एनिमल्स के साथ नहीं होता। और एक जो है इसकी जो बाहर सेल है, न्यूक्लियस के बाहर जो है एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है, जो कि प्लांट्स में नहीं पाई जाती। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, वैसे मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे, लेकिन बता दिए हैं। मेन आपको डायग्राम बनाना आएगा एग्जाम में, डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी पॉइंट्स भी पूछ लेते हैं तो पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर देना आप। तो देखो यहाँ पे डायग्राम तभी बनाना जब ये बोले कि डायग्राम बनाओ। देखो ऐसे आ गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल। तो आपको सिर्फ एक टेबल बनानी है, 3 पॉइंट लिख दो, 3 नंबर में आएगा। लेकिन साथ में बोले कि डायग्राम सहित बताओ तो 5 नंबर में आएगा। अगर 5 नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन दे दे सिंपल, तो डायग्राम बना देना, नहीं तो मत बनाना, ठीक है? क्योंकि 3 से ज्यादा डिफरेंस हमने ऑब्जर्व ही नहीं किए, तो क्या ही रटोगे आप फिर फालतू का। अब आगे जो है वीडियो जा रही है काफी लंबी, ये करेंगे हम अगले एपिसोड में। पता यार मेरे को कि आप लोगों को मजा आ गया होगा, लेकिन हाँ इसका पार्ट जो है नंबर 3 देख लेना, ये पार्ट 2 था हरियाणा बोर्ड के लिए। पार्ट 3 के अंदर हम करेंगे 9 से आगे के 2-3 चैप्टर और करेंगे। और हाँ ये क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो का नाम लिखा हुआ है ना नीचे, उस पर क्लिक मार दो, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा आपका। और हाँ बता देता हूँ, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए करवाऊंगा। तो यार इंतजार मत करो, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मैं अगर कोई जानकारी देता हूँ हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड या किसी दूसरे बोर्ड से रिलेटेड तो आपसे छूटने ना पाए।